फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम जनरल एंट्री पढ़ रहे थे और आज भी जनरल एंट्री पढ़ेंगे क्योंकि कुछ पार्ट्स बाकी रह गए हैं। 3 जनरल एंट्री हमने कल सीख लिया था और आज हम चौथी जनरल एंट्री सीखेंगे, जिसमें चौथा नंबर जो दिया गया है, संपत्तियों की बिक्री या वसूली के लिए चाहे अब लिखित हो या लिखित हो, यानी कि चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, चाहे आपके बैलेंस शीट में लिखा हो या ना लिखा हो। अगर आप कोई संपत्ति बेच रहे हैं और उससे आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप एक एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके भी थ्रू मिल रहा है, बैंक के थ्रू मिल रहा है तो बैंक, कैश के थ्रू मिल रहा है तो कैश। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि आप पैसे दे रहे हैं तो पैसे तो आ रहे हैं ना, पैसे मिल रहे हैं। तो पैसे जब मिलते हैं तो पैसा आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी चीज़ें आती हैं बिजनेस में उनको डेबिट किया जाता है। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, या बैंक पाने वाला है इसलिए बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लाभ हो रहा है, और जब भी लाभ होता है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि मुझे क्रेडिट करो, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, कभी कभार क्या होता है कि जब साझेदार या साझेदारों के द्वारा संपत्ति ले ली जाए, कोई फर्म का कोई पार्टनर ही क्या करता है, अपना जो भी एसेट्स है वो ले लेता है। मान लीजिए 1-2 एसेट्स है, मशीनरी ले लिया, और जब मशीनरी ले लिया तो उस टाइम आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे करना है। बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, ओके। दूसरी बात, कुछ नोट करके आपको लिखना है कि आपको वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जितने वैल्यू में आप सामान को बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में मशीनरी है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये है, लेकिन आपको बेचने पे उसको 9,000 ही मिल रहा है, तो आपको 9,000 लिखना है, ना कि 10,000। पहले जो एंट्री बताया था जिसमें हम केवल चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे, मान के कि हमें संपत्ति बेचनी है, तो उसमें हम 10,000 लिखेंगे जिसमें बुक वैल्यू की बात की गई थी। लेकिन आप जब कैश ये वाली एंट्री करेंगे तो आपको 9,000 लिखना पड़ेगा, मतलब जितने में बिकी जा रही है एसेट्स उतना का ही वैल्यू लिखेंगे, ना कि 10,000 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। दूसरी एंट्री देखिए, जब किसी संपत्ति को किसी दायित्व के भुगतान के लिए दे दिया जाता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि आपकी लायबिलिटी है और आप अपनी लायबिलिटी को फिल करने के लिए, मतलब लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, भुगतान करने के लिए आप अपने एसेट्स को ही क्या कर रहे हो, बेच दे रहे हो। तो एसेट्स को दे रहे हो, बेच नहीं रहे हो, दे रहे हो। मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसने आपके फॉर्म से जिसने क्या किया, आपके फॉर्म को लोन दिया है, लोन प्रोवाइड किया है। तो जो फर्म है वो इस पर्सन को क्या कर रही है, अपने प्लांट्स दे रही है, ठीक है, प्लांट्स भी एक एसेट्स है, तो वो इस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो उस टाइम आप कोई एंट्री नहीं करोगे, कोई भी जब भी किसी लायबिलिटी के भुगतान के लिए एसेट दिया जाता है तो कोई एंट्री नहीं होती है। 5वीं एंट्री देखिए, दायित्व का नगद भुगतान या निस्तारण करने के लिए, मतलब आप अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहे हो, एज अ कैश, मतलब कैश के थ्रू भुगतान कर रहे हो। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट, खर्चे हो रहे हैं तो खर्चे यानी कि नॉमिनल अकाउंट रूल क्या कहता है, डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे जा रहे हैं, जब भी जाता है तो क्या करता है, क्रेडिट करता है। आपको रूल तो पता ही होगा गोल्डन, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने अमाउंट आप देंगे उतना ही अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके क्रेडिटर हैं जो कि मान के चलिए 5,000 के क्रेडिटर हैं आपके, और आपको 5,000 के क्रेडिटर पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आप अगर कैश में भुगतान करते हैं तो जो क्रेडिटर है, जो लेनदार है, वो आपको 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 5,000 का 5% कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। उस जितना भी आएगा उस 5,000 में से माइनस कर देंगे। देखिए 5,000 का 5% अगर मैं निकाल भी दूँ तो यहाँ पे आपका आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 250 रुपये, यानी कि 5,000 में से 250 रुपये माइनस करेंगे, जितना भी रुपये आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वैल्यू पता चल गई होगी, कितनी वैल्यू लिखेंगे। देखिए,
अगर कोई साझेदार या साझेदारों के द्वारा मतलब किसी भी दायित्व का भुगतान किया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या एंट्री करते हैं, रियलाइज़ेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल वही है, वहाँ पे कैश आ रहा था इसलिए हम कैश को डेबिट करते थे। अगर पार्टनर्स को कैश मतलब पार्टनर्स के थ्रू संपत्तियाँ ली जा रही थी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करते थे, डेबिट कर देते। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट किया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि लेनदार अंशतः संपत्ति तथा अंशतः नकद स्वीकार करे तो नकद भुगतान की प्रविष्टि की जाएगी। मतलब कुछ भाग, जैसे अगर मान लीजिए 5,000 की ही थे, आपके लायबिलिटी थी 5,000 की, उसमें से आपने 2,000 कैश में दे दिया और 3,000 के कोई एसेट्स दे दिए। ठीक है, कोई एसेट्स थी आपकी जिसकी वैल्यू 3,000 थी, तो आपने एसेट दे दिए, तो केवल 2,000 की ही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी ये जो एसेट्स आपने दिए हैं उसकी एंट्री नहीं होगी। पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है, कि जब भी आप भुगतान किसी एसेट्स के थ्रू करते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी। दूसरी देखिए, वसूली या वितरण के व्यय के लिए, मतलब आप रियलाइजेशन संपत्तियों को बेचने खरीदने में या फिर लेनदार को भुगतान करने में कुछ व्यय भी तो आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। आपको अगर एंट्री, जैसे जिनको गोल्डन रूल पता होगा उनको एंट्री एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं आ रहा होगा उनको तो भाई याद करनी पड़ेगी। तो पहले मतलब जिनको नहीं आ रहा है या तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर आप उसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जो मतलब खर्चे आते हैं विघटन पे, जो भी आपने रियलाइजेशन किया है, तो उस टाइम उसका भुगतान पार्टनर्स करेंगे। तो जब भी भुगतान पार्टनर्स करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जहाँ पे कैश क्रेडिट कर देते थे वहाँ पे करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट कर देंगे। बाकी रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। फिर देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जो मतलब फर्म जो पार्टनर से भुगतान करता है, तो उस उसको किया जाता है कि फर्म के द्वारा उसका पैसा वापस किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, वसूली खाते को बंद करने के लिए आप अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री होगी। देखिए, वसूली खाता कब बंद होगा, जब आप एक्चुअली पता चल जाएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपको वसूली पे लाभ हो रहा है, मतलब आपके एसेट्स अधिक हैं आपके लायबिलिटी से, तो उस टाइम आप क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो भी लाभ होगा किसके अकाउंट्स में जाएगा, क्या पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। फिर दूसरा लिखा है कि वसूली पर हानि होने पे बस इसका अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे मिलता है पार्टनर्स को, यहाँ पे पार्टनर्स को लेके आना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साझेदार के ऋण का भुगतान, मतलब साझेदार कोई लोन ले रखा है उसका भुगतान करने पे, तो पार्टनर्स नहीं, साझेदार के ऋण का मतलब है कि फर्म ने साझेदार से क्या किया है, लोन लिया है। कोई किसी पार्टनर से ही क्या किया है, लोन लिया है, तो उस दशा में पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर दूसरी देखिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, संचिति या संचिति कोष या फिर अवितरित लाभ को हस्तांतरित करने पे, यानी कि अगर कोई रिजर्व है या रिजर्व फंड है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो उसको हम कहाँ हस्तांतरित करते हैं, जो भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होते हैं उन्हीं के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। रिजर्व है ये भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में। रिजर्व फंड है ये भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस है किस में बटेगा, पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपोजिशन फंड है वो भी किस में बटेगा, पार्टनर्स में। तो ये सारी चीज़ें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, लास्ट में क्या है, संचिति हानियों या अवितरित हानियों तथा कृत्रिम संपत्तियों को बंद करने पे, मतलब आपको संचिति की लॉस हुई है, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके थ्रू इन हानियों को भरपाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे की जो भी चीज़ें हैं वो, जैसे कि अभी हमें आगे रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ना है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और उस फॉर्मेट क्या होते हैं, वो सब हम कल पढ़ेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी लगाएंगे।
देख ली एक एंट्री और है, मतलब साझेदारों के पूंजी खातों को बंद करने के लिए, मतलब साझेदारों के जो कैपिटल अकाउंट है उनको बंद कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, अगर जो फर्म है अगर वो नकद भुगतान करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा इसलिए पार्टनर्स पाने वाला है, तो इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। नकद लाने के लिए अगर फर्म में वो नकद लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट हो रहा है यानी कि आ रहा है फॉर्म में, और पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर्स लेके आएंगे, इसलिए देने वाले हैं इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।